हेलो गाइज, माय नेम इज श्रवण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूरोक्स एसएस। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, इसका हम 13 लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो गाइज, इस वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं हमारे जो एंजाइम रहते हैं। वैसे हमारा ये एंजाइम का 4th लेक्चर रहने वाला है। इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे हमारे एंजाइम के ऊपर कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, यानी कि हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल जो फैक्टर रहेंगे वो किस तरीके से इफेक्ट करेंगे, इसको हम देखेंगे। सो इसमें कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे। फर्स्टली ये टॉपिक का नाम क्या है, तो यहाँ पर हमारे फैक्टर इफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, इफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी को कौन से फैक्टर जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकते हैं, तो ये किस तरीके से इफेक्ट करेंगे। इसमें कौन से फैक्टर रहेंगे। फर्स्टली हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पर इसमें पीएच हो सकता है, फर्स्टली यहाँ पर टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, इसके बाद पीएच हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें तो जैसे कि हमारे जो एंजाइम रहेंगे, एंजाइम का कंसंट्रेशन, एंजाइम का खुद का कंसंट्रेशन रहेगा, एंजाइम का खुद का कंसंट्रेशन रहेगा। इसके अलावा हमारे जो सबस्ट्रेट रहेंगे जिसका आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है, तो ये सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन रहेगा। इसके अलावा हमारे जो कुछ केमिकल रहेंगे जो इसके ऊपर आके इसको इनहिबिट या इसको स्टिमुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे कुछ केमिकल रहेंगे, केमिकल भी हो सकते हैं। हमारे कुछ रेडिएशन रहेंगे जैसे कि अल्फा बीटा गामा, हमारे जो रेडिएशन रहेंगे, हमारे एक्सरेज रहेंगे, अल्ट्रावायलेट हमारी लाइट रहेगी, तो ये सारे जो रेडिएशन रहेंगे ये भी इसके ऊपर इफेक्ट करेंगे। यानी कि रेडिएशन इसमें अल्ट्रावायलेट हो सकता है, इंफ्रारेड हो सकता है, इंफ्रारेड हो सकते हैं, अल्फा रेज हो सकते हैं, बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, एक्स रेज हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसके ऊपर इफेक्ट करेंगी। इसके अलावा भी जैसे कि यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट रहेंगे, प्रोडक्ट भी कितना बनता है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी इसके ऊपर इफेक्ट करेगा। सो यहाँ पर इसको हम बारी बारी देखने वाले हैं। इसमें से हम इस वाले लेक्चर में आपके सिलेबस के हिसाब से चले तो जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और केमिकल, ये आपके एंजाइम में सिलेबस में है। और यहाँ पर एक हम ऐड करके एंजाइम कंसंट्रेशन भी देख लेंगे और लास्ट में अल्ट्रावायलेट को भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ पर फर्स्टली हम स्टार्ट करें टेम्परेचर से। यहाँ पर हमारे एंजाइम की एंजाइमेटिक रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पर हमारे जो सबस्ट्रेट रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारे सबस्ट्रेट रहेंगे, ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और इसको कौन करवाता है कन्वर्ट, तो यहाँ पर एंजाइम जो रहेंगे, ये एंजाइम हमारे रिएक्शन को स्टिमुलेट करेंगे, यानी कि इसकी जो रेट रहेगा, रेट को इंक्रीज करके हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर एंजाइम को ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम को इफेक्ट करके हमारी ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें कुछ डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। तो इसमें हमने ये सारे फैक्टर देखे जिसमें टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, केमिकल कुछ ऐसे रहेंगे और हमारे रेडिएशन, यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट हो सकती है, इंफ्रारेड रेज हो सकते हैं, एक्स रेज हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज हो सकते हैं। तो ये सारे रहेंगे। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर फर्स्टली हम टेम्परेचर को देखते हैं। फर्स्टली यहाँ पर टेम्परेचर को देखते हैं। टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट करेगा, तो टेम्परेचर आपको पता है, जैसे कि टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारे जो कोई भी रिएक्शन में हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसकी वेलोसिटी जो रहेगी वो स्पीड में, यानी कि रिएक्शन इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो हमारी जो रिएक्शन रहेगी वो भी स्पीड में हो पाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारी जो रिएक्शन रहेगी, रिएक्शन की जो रेट रहेगा वो इंक्रीज होगा। बट ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज में ही ऐसा होता है। अगर ज्यादा इसमें हम बायोकेमिकल रिएक्शन में हम देखें तो इसमें ज्यादा अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो ये हमारे जो एंजाइम रहेंगे, एंजाइम अल्टीमेटली किससे बने हुए होते हैं, तो प्रोटीन से। हमने आगे देखा था हमारे जो प्रोटीन रहेंगे, प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर एंजाइम में देखने को मिलेगा। तो ये 3D स्ट्रक्चर इसमें डीनेचर हो सकता है। तो यहाँ पर एक टेम्परेचर रेंज में, टेम्परेचर रेंज में ही ये काम कर सकते हैं, एक टेम्परेचर की रेंज में ही ये काम कर सकते हैं। और ये रेंज क्या हो सकती है, तो यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज हम बात करें तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज, ऑप्टिमम
टेम्परेचर की रेंज जो रहती है वो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक ये इसकी जो वेलोसिटी जो रहेगी, इसकी वेलोसिटी हमारे रिएक्शन रहेगी, रिएक्शन की वेलोसिटी जो रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। बट यहाँ पर इससे ज्यादा अगर हम टेम्परेचर कर देते हैं, यहाँ पर ये ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज जो रहेगी वो दो रहेगी। यहाँ पर एक तो 35 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, और कहीं कहीं ये 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस भी लिखा हो सकता है, 40 डिग्री सेल्सियस भी लिखा हो सकता है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये दोनों में से किसी भी एक को चूज कर लेना है। ओके, सो ये हो गए। और ये रेंज में हमारी जो रिएक्शन रहेगी इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी। वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी किसको बोलेंगे, तो वेलोसिटी हमारी, जैसे कि यहाँ पर हमारी ये रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन में हमारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके जो रेट रहेगी, रेट अगर यहाँ पर रिएक्शन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि ये हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, तो इसको रेट को हम बोलेंगे वेलोसिटी। इस रेट को हम बोलेंगे वेलोसिटी बोलेंगे, ये आपको पता है। तो ये वेलोसिटी जो रहेगी वो इस टेम्परेचर रेंज में मैक्सिमम रहेगी। सो इस टेम्परेचर में ये मैक्सिमम रहेंगे, तो हमारी ये जो टेम्परेचर की रेंज रहेगी इसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बोलेंगे। अब यहाँ पर इस रेंज से अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पर दो कंडीशन, एक अगर ये ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज से 10 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारे ये एंजाइम में क्या इसके रिएक्शन में क्या इफेक्ट आएगा। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन 10 डिग्री सेल्सियस हम इसमें डिक्रीज कर देते हैं, तो हमारी ये रिएक्शन रहेगी, इसमें क्या डिफरेंस आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर कोई एक एक्स एंजाइम है, यहाँ पर कोई एक एक्स एंजाइम है, ये ए को बी में कन्वर्ट करवाता है, तो अगर यहाँ पर ये एक्स एंजाइम इसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस पे ये मैक्सिमम इसकी वेलोसिटी रहेगी। इसकी वेलोसिटी 35 डिग्री सेल्सियस में, यहाँ पर एक हम सपोज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है। तो अगर यहाँ पर ये रिएक्शन में अगर 10 डिग्री सेल्सियस हम डिक्रीज कर दे, अगर 10 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कर दे, तो हमारी जो रिएक्शन की वेलोसिटी है वो कम होके हाफ हो जाएगी, यानी कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी को हम वी मैक्स बोलेंगे, तो ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि वी मैक्स बाय 2 हो जाएगी अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम किया जाए। और सेम इसी तरीके से 10 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज किया जाए, यानी कि 10 डिग्री कम करते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस किया जाए, तो हमारी ये आधी हो जाएगी इसकी स्पीड। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज, यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस करते हैं, तो ये भी इस केस में भी हमारी जो ये वेलोसिटी रहेगी वो वी मैक्स से हाफ हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज होके ये हाफ हो जाएगी। तो अगर इसकी डेफिनेशन देनी हो तो इस तरीके से बोलेंगे, 10 डिग्री चेंजेस 10 डिग्री सेल्सियस चेंजेस इन टेम्परेचर in either side from optimum temperature range result in rate of reaction decrease into हाफ, इसका जो रिएक्शन का रेट रहेगा वो हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों आपको समझ में आ गए। जैसे कि यहाँ पर हम कोई बात करें, जैसे कि यहाँ पर हमारी ये 35 डिग्री सेल्सियस पे हमारी ये जो रिएक्शन थी, ये रिएक्शन का जैसे कि यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल बनते थे, अगर यहाँ पर 35 डिग्री पे 10 मॉलिक्यूल बनते थे, ये हमारा मैक्सिमम स्पीड था। बट अगर यहाँ पर 25 कर दे तो ये इसका जो मॉलिक्यूल जो मिलेंगे वो ओनली 5 मिलेंगे। अगर यहाँ पर 45 कर दे तो भी 5 मिलेंगे। सो इस तरीके से यहाँ पर अगर इसका आता है, यानी कि 10 डिग्री फिर से घटाई दी, यानी कि 15 कर दे तो हमारे ये 5 जो 5 थे इससे भी ये 2.5 मिलेंगे, यानी कि इसके आधे वेलोसिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये टेम्परेचर काम करेगा। अब यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर रहेगा वो अगर हम
इंक्रीज करते करते हुए हम टेम्परेचर 50 डिग्री के ऊपर हम चले जाए, जैसे कि 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम चले जाए, तो हमारा जो प्रोटीन रहेगा वो डीनेचर हो जाएगा। इसका जो 3D स्ट्रक्चर एबो 50 डिग्री टेम्परेचर, एबो 50 डिग्री टेम्परेचर 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर डीनेचर, 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर डीनेचर, डीनेचर। ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा था प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा, 3D स्ट्रक्चर में इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह थे, तो हमारे ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह ब्रेक हो जाएंगे और हमारा जो प्रोटीन रहेगा वो डीनेचर हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, तो हमारा एंजाइम जो रहेगा वो डीनेचर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 50 डिग्री से ज्यादा यानी कि टेम्परेचर हाई कर दिया तो। और दूसरे वाले केस में अगर यहाँ पर हमारे जो एंजाइम को एट फ्रीजिंग टेम्परेचर, एट फ्रीजिंग टेम्परेचर में रखा जाए तो हमारे जो एंजाइम रहेंगे वो इनएक्टिव हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। यानी कि अगर यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे एंजाइम को रखा जाए तो हमारे एंजाइम जो रहेंगे इसकी एक्टिविटी इनएक्टिव, यानी कि एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, वो आगे इसकी एक्टिविटी जो इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी है वो आगे नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये टेम्परेचर काम करेगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल, हमने फ्रिज में जो भी कुछ रखा है वो काफी दिनों तक बिगड़ता नहीं है, यानी कि हमारे इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह रहेंगे इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी रहेगी वो इनएक्टिव हो जाएगी। तो इस वजह से हमारे फ्रिज के अंदर कोई भी चीज बिगड़ती नहीं है। सो ये हो गया टेम्परेचर का इफेक्ट। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा हमारा पीएच किस तरीके से काम करेगा। दूसरा यहां पर पीएच किस तरीके से काम करेगा। तो पीएच हमारे जिस तरीके से हमारा टेम्परेचर एक ऑप्टिमम रेंज में काम करता था, सेम इसी तरीके से पीएच भी हमारा एक रेंज के अंदर काम करेगा। और ये रेंज क्या होगी, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफली हमारे जो एंजाइम रहेंगे इसकी रेंज रहेगी वो न्यूट्रल पीएच के अराउंड रहेगी, न्यूट्रल पीएच के अराउंड रहेगी, यानी कि 7 पीएच के अराउंड रहेगी। ये 6 से लेकर 8 तक हो सकती है। सो ये न्यूट्रल पीएच के अराउंड काम करेंगे। इसको हम ऑप्टिमम पीएच रेंज बोलेंगे। वैसे ये ऑप्टिमम पीएच रेंज जो रहेगी वो एंजाइम टू एंजाइम डिफरेंट रहेगी। जैसे कि यहाँ पर कुछ हमारे ऐसे भी एंजाइम है जो एसिडिक पीएच में काम करते हैं, कुछ हमारे ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम, स्पेशली डाइजेस्टिव एंजाइम रहेंगे वो एसिडिक पीएच में, और एसिडिक पीएच और बेसिक पीएच में भी काम करेंगे, बेसिक पीएच में भी ये काम करेंगे। जैसे कि एसिडिक पीएच में आपको पता है हमारे स्टमक के अंदर हमारा जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ऐसा हमारा पेप्सिन, जैसे कि पेप्सिन, तो पेप्सिन जो रहेगा वो हमारा एसिडिक पीएच वो 1 से लेके 2 पीएच तक के रेंज में ये काम करेगा। और बेसिक पीएच जिसमें हमारा जो इंटेस्टाइन में कुछ हमारे एंजाइम वगैरह रहेंगे वो अल्कलाइन मीडियम में काम करेंगे, अल्कलाइन मीडियम में काम करेंगे, यानी कि इसकी जो पीएच रहेगी वो अबव 7 रहेगी। सो हमारे ये बेसिक पीएच होंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखने जाए हमारे पीएच, हमारे वेलोसिटी और पीएच का, यहाँ पर हमारे इस रेंज में जैसे कि पेप्सिन को हमारे 1 से लेकर 2 तक इसकी पीएच हो तो इसका जो स्पीड रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा, यानी कि इसका वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा। अगर यहाँ पर हमारे बेसिक हमारे पीएच में कुछ ऐसे एंजाइम है हमारे, जैसे कि इंटेस्टाइन के कुछ एंजाइम है, तो ये अल्कलाइन पीएच में, यानी कि पीएच अबव 7 में काम करेंगे और इसमें इसका जो स्पीड रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। और कुछ हमारे ऐसे हमारे जैसे कि सेलुलर हमारे एंजाइम है तो वो 6 से लेकर 8 पीएच तक इसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी। तो इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक एंजाइम के अंदर हम लिखे तो जैसे हमारा एंजाइम रहेगा वो इसकी वेलोसिटी, यहाँ पर जैसे कि ये इसकी वेलोसिटी इसके वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हम पीएच लेते हैं, तो हमारा जो इसका ग्राफ रहेगा वो इस तरीके से मिलेगा। ये जो हमारी पीएच रहेगी वो ऑप्टिमम पीएच रहेगी। इससे अगर कम हुई तो भी हमारे एंजाइम जो रहेंगे वो इनएक्टिव हो जाएंगे और इससे ज्यादा हुई तो भी ये
इनएक्टिव हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी ऑप्टिमम पीएच काम करती है। यानी कि हमारा ये जो ग्राफ है इसका शेप कैसा है, तो बेल शेप, बेल कर्व शेप, कर्व शेप हमारा ग्राफ का शेप है। सेम इसी तरीके से टेम्परेचर में भी हमारा यही रहेगा। अगर यहाँ पर टेम्परेचर का हमने आगे नहीं देखा, बट यहाँ पर देख लेते हैं टेम्परेचर का भी। जैसे कि यहाँ पर वेलोसिटी लेते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर लेते हैं, तो इसका भी जो शेप रहेगा वो बेल शेप, बेल कर्व शेप रहेगा। इस तरीके से हमारा एंजाइम काम करेगा। इसका अगर यहाँ पर देखने जाए तो इसका ये बेल जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये हमारा बेल शेप रहेगा। ओके, ये हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा। जैसे कि यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, तो अगर यहाँ पर इससे ज्यादा भी होता है तो हमारा एंजाइम का वेलोसिटी कम होगा, और यहाँ पर कम भी होता है तो वेलोसिटी कम होगा। सेम इसी तरीके से पीएच में भी यहाँ पर जैसे कि हम हमारा पेप्सिन का, जैसे कि यहाँ पर 1.5 हम लेते हैं, 1.5 पीएच के ऊपर हमारा इसका ऑप्टिमम पीएच रहता है। यानी कि इसका स्पीड जो, यानी कि इसका वेलोसिटी मैक्सिमम रहता है। अगर इससे ज्यादा भी पीएच कर दी जाए तो भी इसका वेलोसिटी कम होगा, और इससे कम भी यानी कि 1 कर दिया जाए तो भी ये हमारा वेलोसिटी कम होगा। तो इस तरीके से हमारा पीएच काम करेगा। ओके, सो आपको ये पीएच और टेम्परेचर दोनों समझ में आ गए। इसके बाद एंजाइम कंसंट्रेशन। वैसे ये एंजाइम का कंसंट्रेशन आपकी बुक में ये वाला टॉपिक नहीं है, बट यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर हमारा एंजाइम का कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम का कंसंट्रेशन कैसा रहेगा, तो हम जितना एंजाइम इंक्रीज ज्यादा करेंगे, जितना एंजाइम ज्यादा होगा उतनी हमारी इसकी स्पीड ज्यादा रहेगी। जैसे कि यहाँ पर इसका हम ग्राफ देखने जाए तो ग्राफ इस तरीके से रहेगा हमारा। ये जैसे कि रिएक्शन है, रिएक्शन में ये हमारा सबस्ट्रेट का, सॉरी एंजाइम का कंसंट्रेशन, एंजाइम का कंसंट्रेशन है, और इसमें हम वेलोसिटी लिखते हैं, बाय एक्सिस पे वेलोसिटी यानी कि v। तो यहाँ पर इसका जो तो इसका जो ग्राफ रहेगा वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन रहेगा। जितना एंजाइम हम ज्यादा इंक्रीज करेंगे उतनी हमारे वेलोसिटी ज्यादा इंक्रीज होगी। यानी कि एंजाइम कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, या वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कंसंट्रेशन, ये इसका रिलेशन होगा। बट यहाँ पर एक केस ये सोचा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर हमारे एंजाइम का हम कंसंट्रेशन ज्यादा करते जाते हैं, बट अगर यहाँ पर सबस्ट्रेट जो रहेंगे, सबस्ट्रेट अगर खत्म हो जाएंगे तो हमारे रिएक्शन रहेगी वो स्टॉप हो जाएगी। इसके आगे हमारी रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगी। यानी कि सबस्ट्रेट ही खत्म हो गए तो हमारी रिएक्शन आगे नहीं हो पाएगी। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया। सो ये एंजाइम कंसंट्रेशन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये तीनों हमने देख लिए हैं, टेम्परेचर, पीएच और एंजाइम कंसंट्रेशन। इसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कैसे, तो यहां पर तीसरा हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हमारी एंजाइमेटिक रिएक्शन के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट करेगा, तो यहां पर हम एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन लेते हैं, और यहां पर क्या लेंगे, तो यहां पर वेलोसिटी। तो यहां पर हमारा जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। स्टार्टिंग में यहां पर स्ट्रेट लाइन में हमारा जो वेलोसिटी रहेगा वो इंक्रीज होगा। इसके बाद ये थोड़ा सा इस तरीके से ये कर्व शेप मिलेगा, और इसके बाद लास्ट में हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी जब अटेन कर लेता है तो हमारा जो ये लाइन रहेगा वो हॉरिजॉन्टली यहाँ पर स्ट्रेट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो हमारा वेलोसिटी है इसको हम वेलोसिटी मैक्सिमम बोल सकते हैं। सो यहाँ पर v मैक्स बोलेंगे। ओके, सो इस तरीके से। और यहाँ पर कई एक पॉइंट पे हमारा जहां तक हमारा ये स्ट्रेट लाइन रहता है तो यहाँ तक हमारा ये जो वेलोसिटी रहेगा इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा वेलोसिटी, यानी कि v मैक्स बाय 2 वेलोसिटी। ओके, सो आपको ये समझना है। अब यहाँ पर ये कैसा होता है, तो जैसे कि यहाँ पर हमने कोई एक रिएक्शन करते हैं जिसमें हमारा यहाँ पर जैसे कि हम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पर हमारा जो एंजाइम रहेगा। बट अगर यहाँ पर हमारा जो सबस्ट्रेट रहेगा हम इसको इंक्रीज करते ही जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबस्ट्रेट को हम इंक्रीज करते ही जाते हैं।
तो हमारा वेलोसिटी स्टार्टिंग में इंक्रीज होगा, बट इसके बाद एक पॉइंट पे हमारा जो वेलोसिटी रहेगा वो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करते ही जाता है, फिर भी हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करके ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, इसके बाद वेलोसिटी नहीं इंक्रीज होता है। तो ये क्यों होता है? तो यहाँ पर हमने सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन तो इंक्रीज किया, बट यहाँ पर हमारे जो एंजाइम रहेंगे वो एक यहाँ पर स्पेसिफिक नंबर में ही प्रेजेंट है, यानी कि ये एक स्पेसिफिक नंबर में ही प्रेजेंट है। तो हमारे एंजाइम यहाँ पर जितने सबस्ट्रेट है उतने हमारे एंजाइम नहीं मिल पाते। हमारे जितने एंजाइम रहेंगे वो सारे सबस्ट्रेट के साथ जुड़ के हमारे ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेंगे। इसके बाद हमारे और एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए नहीं मिलते, तो इस वजह से हमारा जो ये रिएक्शन रहेगा मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करके ये सैचुरेशन की ओर बढ़ता है। तो हमारा ये जो रिएक्शन जिसमें हमारे एंजाइम फ्यू देन सबस्ट्रेट से हमारे एंजाइम कम है, तो इस वजह से हमारे सारे एंजाइम पार्टिसिपेट करने के बाद हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेता है। इसके बाद हमारी वेलोसिटी इसके अंदर इंक्रीज नहीं होगी, यानी कि हमारा सैचुरेशन पॉइंट है, सैचुरेशन पॉइंट है। ओके, सो आपको ये समझना है। अब यहाँ पर हमारे सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, तो इसके हिसाब से हमारा एक वेलोसिटी फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन इस तरीके से ही है, ये इक्वेशन इस तरीके से है, V इक्वल टू V मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बाय Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये आपको अगर याद रहता है तो ये आपको याद कर लेना है। किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे हमको वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करनी है, ये हमारे रिएक्शन के सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, इस वाले केस में हमको वेलोसिटी फाइंड आउट किसी भी टाइम पे करनी है, जैसे कि यहाँ पर इस वाले केस में हमको करनी है, ये वाले पॉइंट पे करनी है। तो ये सारे पॉइंट पे वेलोसिटी का यहाँ पर फॉर्मूला इक्वेशन रहेगा, ये इस तरीके से V इक्वल टू V मैक्सिमम इंटू S सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बाय Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यहाँ पर आपको याद रखना है V मैक्सिमम और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ऊपर यहाँ पर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, बट यहाँ पर इसके नीचे यानी कि Km प्लस S है, यानी कि एडिक्शन है। तो यहाँ पर ये दोनों आपको डिफरेंस समझ लेना है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं ये जो V इक्वल टू वेलोसिटी, रैंडम पॉइंट पे वेलोसिटी रैंडम पॉइंट पे, और यहाँ पर V मैक्स इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी है। इसके बाद ये ब्रैकेट में S क्या है? तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। और यहाँ पर Km क्या है? तो ये Km आपको स्पेशली याद रखना है, ये माइकल मेंटेन कांस्टेंट है, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट है, ये आपको माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट है, ये आपको याद कर लेना है। Km क्या है? तो Km हमारा माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट है, और ये हमारे एंजाइम टू एंजाइम डिफरेंट रहेगा। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट के बारे में आपको और जानना है तो मैं ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, इसके ऊपर मैं वीडियो बाद में बनाने वाला हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। बट अभी के लिए आप इतना समझ लो। ओके, सो इस तरीके से हमारा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन किस तरीके से इफेक्ट करेगा। इसके बाद केमिकल, हमारे कुछ केमिकल रहेंगे वो किस तरीके से इफेक्ट करेंगे ये देखते हैं। इसके बाद केमिकल किस तरीके से इफेक्ट करेंगे? तो यहाँ पर जैसे कि हमारा ये प्रोटीन है और प्रोटीन का ये 3D स्ट्रक्चर है, जैसे कि यहाँ पर हमारा ये प्रोटीन है और प्रोटीन का इस तरीके से ये 3D स्ट्रक्चर है। तो इसके ऊपर हमारे जो कुछ केमिकल रहेंगे, हमारे कुछ केमिकल रहेंगे, ये केमिकल इसके ऊपर आके बाइंड हो जाएंगे। केमिकल रहेंगे जैसे कि यहाँ पर केमिकल हम एक ये राउंडेड केमिकल सोच लेते हैं, ये केमिकल आके यहाँ पर जुड़ गया है। तो हमारा ये जो प्रोटीन रहेगा इसमें दो टाइप की इफेक्ट करेगा। एक हमारे यहाँ पर केमिकल जो कि
बाइंड विथ एंजाइम, बाइंड विथ 3D स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, बाइंड विथ 3D स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। और ये हमारे जो केमिकल रिएक्शन रहेगी इसके रेट को इनहिबिट करेंगे एंड इनहिबिट द रिएक्शन, इनहिबिट द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो इसके ऊपर ये हमारे केमिकल रहेंगे, कुछ ऐसे केमिकल जो इसके ऊपर बाइंड होके हमारी ये रिएक्शन रहेगी, रिएक्शन के रेट को इनहिबिट कर लेंगे। केमिकल जो बाइंड होके हमारे रिएक्शन के रेट को इनहिबिट करेंगे। तो हमारे ये केमिकल है, इसको हम बोलेंगे इनहिबिटर। तो इस केस में हमारे ये जो केमिकल है इसको हम बोलेंगे इनहिबिटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनहिबिटर बोलेंगे। ये इनहिबिटर दो टाइप के हो सकते हैं, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो सकता है और दूसरा ऐसे कुछ भी केमिकल हो सकता है। यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और दूसरा हमारा ऐसे कोई भी केमिकल यानी कि रैंडम इनहिबिटर। अब यहाँ पर ये दोनों कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में पहले कैसा होता है, तो जैसे कि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रहेंगे, इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लुक्स या रिजेंबल लाइक सबस्ट्रेट जैसे ये दिखते हैं, यानी कि हमारे सबस्ट्रेट के एनालॉग रहेंगे। यानी कि हमारे ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो रहेंगे वो एनालॉग ऑफ सबस्ट्रेट रहेंगे, एनालॉग ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि इसका स्ट्रक्चर जो रहेगा वो हमारे सबस्ट्रेट के जैसा रहेगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर जो रहेगा रिजेंबल लाइक सबस्ट्रेट, इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इसके सबस्ट्रेट के जैसा ही रहेगा। तो ये हमारे एंजाइम जो रहेगा इसके एक्टिव साइट पे जाके, जैसे कि यहाँ पर हमारा कोई एक ये एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है, तो ये एक्टिव साइट पे तो ये एनालॉग ऑफ सबस्ट्रेट और ये जाके बाइंड विथ एक्टिव साइट, बाइंड विथ एक्टिव साइट्स एंड इनहिबिट एंजाइम एक्टिविटी। ये किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा एंजाइम है और इसके साथ यहाँ पर कोई एक ये सबस्ट्रेट इस तरीके से दिखता है। जैसे कि यहाँ पर कोई एक सबस्ट्रेट है, वो सबस्ट्रेट इस तरीके से दिखता है, ये इस तरीके से दिखता है और यहाँ पर हमारा इनहिबिटर इस तरीके से दिखता है। तो ये इनहिबिटर जाके यहाँ पर सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट पे जुड़ जाएगा। ये हमारा क्या है, ये इनहिबिटर है और ये सबस्ट्रेट है। तो इसके यहाँ पर दोनों दिखने में एक जैसे थोड़े से एक जैसे दिखने में लग रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इनहिबिटर जाएगा वो ये हमारे एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर जुड़ के हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। इसमें इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पर इसमें एग्जांपल है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये हमारा एक एंजाइम है और ये एंजाइम काम क्या करता है, तो हमारा जो सक्सिनिक एसिड रहता है, यहाँ पर हमारा जो सक्सिनिक एसिड रहता है, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का काम क्या है, तो हमारा जो सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट जो रहता है इसका डिहाइड्रोजिनेशन करता है। क्या करता है, इसका डिहाइड्रोजिनेशन करता है। तो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेशन करेगा तो यहाँ पर आके हमारे ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है इसके ऊपर आके हमारे सक्सिनेट जुड़ेंगे। ये सक्सिनेट जो है वो इसके ऊपर आके जुड़ेंगे। अगर यहाँ पर सक्सिनेट की जगह मेलोनेट यानी कि मेलिनिक एसिड जो रहते हैं ये यूज करें तो हमारे ये मेलिनिक एसिड और सक्सिनेट यानी कि मेलोनेट और सक्सिनेट जो रहेंगे वो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो दिखावे में दोनों का सेम रहेगा। तो ये मेलोनेट जाके अगर यहाँ पर जुड़ते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ तो हमारा ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, यानी कि आगे वो सक्सिनेट को डिहाइड्रोजिनेज नहीं कर पाएगा। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर ये इसका एग्जांपल हो गया।
अब यहाँ पर एक हमारे रैंडम इनहिबिटर, तो ये क्या करते हैं, तो ये हमारे ऐसे इनहिबिटर रहते हैं जो हमारे एंजाइम के शेप को चेंज कर लेते हैं। सो चेंज शेप ऑफ एंजाइम और हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, तो इसको हम रैंडम इनहिबिटर बोलेंगे। यानी कि रैंडम जो केमिकल रहेंगे वो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर इस साइड पे आके जुड़े तो ये हमारे रैंडम, और यहाँ पर एक्टिव साइड पे आके जुड़े ऐसा इनहिबिटर जो एक्टिव साइड पे आके जुड़े तो ये हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो गया। सो इस तरीके से ये हमारे केमिकल हो गए। इसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं रेडिएशन की। जैसे कि यहाँ पर हमारे कुछ अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ऐसे हमारे कुछ रेज रहेंगे, वो हमारे एंजाइमेटिक रिएक्शन रहेगी उसको इनहिबिट करेंगे, तो ये भी हमारे रेडिएशन होंगे। तो इस तरीके से हमारे ये सारे फैक्टर जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। अगर इसमें से आपको कोई भी डिफिकल्टी है या आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में कमेंट करिए, ताकि इसका मैं आपको रिप्लाई करके आपके जो भी डिफिकल्टी है उसको सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके, थैंक यू गाइज।